बात करनी थी तो वो हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके थे। उसके बाद ये एसिड के बेस के साथ रिएक्शन कैसे होगा, एसिड का मेटल के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कैसे होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पे आ गए थे। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में हमने कहा था एसिड की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज थी, बेसिस की सिर्फ 2 थी, और 2 में से एक वही है जो रिपीट हो रही है, रिएक्शन विद एसिड। तो रिएक्शन विद एसिड वही था कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, वी कॉल दिस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन। और उसके बाद मेरे बच्चे ये नई प्रॉपर्टी थी जिसके बारे में हमने अपनी क्लास की ये आखिरी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। और बजाय तो इस वक्त आपको यहाँ रिएक्शन लिखे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने तुम लोगों को बताया था ये प्रॉपर्टी थ्योरी में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। प्रॉपर्टी क्या थी कि जब भी कोई बेस अमोनियम कंपाउंड से रिएक्ट करता है, अमोनियम जिसे कहते हैं मसला NH4, यानी जब भी कोई बेस रिएक्ट करता है, NaOH इज अ बेस, आयशा NaOH इज अ बेस, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, जब भी कोई बेस रिएक्ट करता है अमोनियम कंटेनिंग कंपाउंड से, तो इट गिव्स अस सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैसेस रिलीज, सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैसेस रिलीज। अब यहां पर इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक कमर्शियल इंपॉर्टेंस को हमने डिस्कस किया था, और मैं क्विकली याद दिलाता हूं कि जब कहीं पर एसिड रेन होती है तो सॉइल एसिडिक हो जाती है और वो इनफर्टाइल हो जाती है। उस सॉइल की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये रहा लाइम वाटर। क्या यूज करते हैं, लाइम वाटर, दिस इज कॉल्ड लाइम वाटर। और लाइम वाटर चूंकि बेस है तो जब हम एसिडिक सॉइल में रन करेंगे तो वो एसिडिटी को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। लेकिन और इससे इससे क्या होगा, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमने बहुत ज्यादा एक्सेस में इसको रन कर दिया, जो मैं लास्ट क्लास में बताया था, तो ये उल्टा पड़ जाता है। उल्टा कैसे पड़ जाता है कि जो बचा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो किससे रिएक्ट कर जाएगा, अमोनियम कंपाउंड से। जो सॉइल होती है इट इज रिच इन अमोनियम कंपाउंड एंड प्लांट नीड्स नाइट्रोजन फ्रॉम दीज अमोनियम कंपाउंड। तो अगर हमने बहुत ज्यादा लाइम वाटर डाला, मैंने बताया ये था कि लाइम वाटर इसलिए डाल रहे थे ताकि सॉइल की फर्टिलिटी वापस आ जाए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डाल देंगे तो फर्टिलिटी वापस नहीं और कम हो जाएगी। क्यों, एसिडिटी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो एक्सेस लाइम वाटर है वो अमोनियम कंपाउंड से रिएक्ट करेगा और अमोनिया रिलीज करा देगा। और जब अमोनिया रिलीज हो जाएगी तो सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और जब सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट कम हो गया तो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होगा। तो ये हमने पूरा एक सिनेरियो डिस्कस किया था और यहां पर हमारी पिछली क्लास की डिस्कशन हुई थी कंप्लीट। ठीक है जी। तो यहां से मार्किंग के लिए मैं यहां मेंशन कर दूं कि यहां पर हमने एसिडिटी, एसिड रेन की बात की है, हाउ टू रिमूव एसिडिटी की बात की है इस प्रॉपर्टी के साथ। हाँ, हाउ टू रिमूव एसिडिटी, एंड उसके बाद हमने बात की है प्रॉब्लम विद एक्सेसिव यूजेज ऑफ लाइम वाटर। ये 3 बातों का जवाब मैंने आपको यहां पर दिया था। ये अपने पास नोट करके रखेंगे, या तो अगर आपने लास्ट लेक्चर में नोट किया था सारा कॉन्सेप्ट तो ठीक है, ताकि जब भी आप ये प्रॉपर्टी रिवाइज करने बैठेंगे, एसिड बेस का चैप्टर बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब भी रिवाइज करने बैठेंगे आपको याद आ जाएगा इसी प्रॉपर्टी से रेलेवेंट ये 3 बातें हैं। आज का टॉपिक बेटा एसिड बेस की डिस्कशन हमारी जो है ना, वो एसिड और बेस की जो जाती डिस्कशन थी वो खत्म हो गई थी। आज हम एसिड बेस के चैप्टर में 2 नए टॉपिक डिस्कस करने वाले, 2 भी नहीं 3 इंशाल्लाह, 3 टॉपिक आज आपके मुंह पे मारने लगा हूं, जिसमें टॉपिक नंबर 2 जो है ना, ओए होए होए, टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 तो भाई आपका एक्सपर्ट है ही है, लेकिन टॉपिक नंबर 2 जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है जो जब एग्जाम में MCQ में आता है, लिखा हुआ आता है, थ्योरी और डेटा टेबल लिखा हुआ होता है, फिर भी आंसर बच्चे गलत करते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है। तो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव अल्लाह के हुक्म से 3 टॉपिक्स हैं जो हमने करने इसी चैप्टर के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के। एसिड्स और बेस की अपनी डिस्कशन खत्म हो गई है। आज टॉपिक नंबर 1 जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पीएच। टॉपिक नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर, और टॉपिक नंबर 3 अगर वक्त बच गया तो हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स। तो आज 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस करने, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीएच का टॉपिक बिल्कुल छोटा सा 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। इंडिकेटर इज द सेकंड टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एटीपी पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब एटीपी हम लोग इंशाल्लाह इसी वीक से स्टार्ट करने वाले हैं। अल्लाह चाहे सैटरडे मॉर्निंग मोस्ट लाइकली हम क्लास एक और एक्स्ट्रा आपकी गुजारे तो वो टाइमिंग अनाउंस हो जाएगी। तो सैटरडे मॉर्निंग के लिए 11-12 बजे का टाइम रखा जाएगा। टेंटेटिव बता रहा हूँ, 11-12-1 इस तरह का स्लॉट होगा। ठीक है जी। तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह एटीपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, वो क्लास डेडिकेटेड टू एटीपीज रहेगी, सारी एक्स्ट्रा क्लासेस। हाँ वो सारी एटीपी अलग उसी क्लास, मतलब शुरू से एटॉमिक स्ट्रक्चर से उसमें एटीपी करेंगे। कैसे करेंगे मैं बता दूंगा जब आएंगे आप। चले जी, तो शुरू करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक बच्चे आज का पीएच। ठीक है जी, हम बात करने जा रहे हैं पीएच वैल्यू की।
पीएच वैल्यू एंड पीएच स्केल। ये टर्म सब बच्चों ने सुन रखी है, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू, पीएच स्केल। देखिए जनाब, मेरा तजुर्बा हो सकता है कि आप इससे एग्री ना भी करें, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे पास बहुत सारे नल्ले नल्ले स्कूल के बच्चे ही आते हैं ना। तो जब पीएच वैल्यू की बात आती है, तो जब भी मैंने कभी टॉपिक पढ़ाते हुए, सिर्फ ओ लेवल्स की बात नहीं कर रहा, एएस के बच्चों से भी पूछा कि पीएच क्या है, तो वो एक ही जवाब देते हैं। कोई देना चाहेगा व्हाट इज पीएच? पीएच इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। यूजुअली क्या जवाब मिलता है जब हम पीएच के लिए पूछते हैं? ऐसा ही होता है जरा कि पीएच का जब सवाल पूछा जाता है कि पीएच क्या है, तो वो बताते हैं कि सर ये पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन है। पहले मैं आपको पूरे वसूख के साथ बता दूं कि ये बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन नहीं है। बताने वालों की भी कंफ्यूजन है और जानने वालों, आपको बताना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है पीएच पी पावर होगा और एच जो है वो हाइड्रोजन का होगा। तो ये बात ठीक नहीं है। ये पी, अगर आप मैथ्स अगर उजैर भाई से पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कि जब किसी मैथमेटिकल वेरिएंट के लॉग्स लिए जाते हैं तो उसे वेरिएबल में पी लिखते हैं। तो बहरहाल एक ये मैथमेटिकल पी है, ये वो इंग्लिश वाला पी नहीं है, पावर ऑफ हाइड्रोजन वाला। लेकिन बताने में बच्चा समझ लेता है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम किस चीज से, अगर इसमें कॉन्सेप्चुअल मसला नहीं होता फिर मसला नहीं था, लेकिन इसमें कॉन्सेप्चुअल मसला है। वो क्या कि जब आप ये कहते हैं कि पीएच इज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीएच इज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो मेरे बच्चे उससे आपका कॉन्सेप्ट क्या बन जाता है कि जितना हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा पीएच उतनी, जबकि असल में ऐसा होता है नहीं। हाइड्रोजन आयन की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है पीएच उतनी कम होती है। समझ में आ रही है? तो इसलिए हम इसको ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे। और ये मैंने इसलिए रिकॉल किया कि अगर आपके जहन में ऐसी कोई कॉन्सेप्ट था कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको निकाल दें। हाउएवर एट दिस लेवल असल में पीएच को डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बोल दूं तो घंटा तुम्हें समझ में आएगी। इट इज डिफाइंड एज इनवर्स लोगैरिथम। आगे हेलो हेलो हेलो, ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? हेलो भाई, ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? हेलो बोली नहीं। चलो डेफिनेशन लिखो। मेजर, जी सर, जी सर, चलो भाई पीएच का डेफिनेशन लिखो बेटा। मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एनवायरमेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। ये इस वक्त हम सेफ एंड साउंड डेफिनेशन लिख रहे हैं पीएच की, कि किसी इन्वायरमेंट के बारे में, उसकी एसिडिटी और उसकी बेसिसिटी के बारे में जिस वैल्यू के थ्रू कमेंट किया जाता है, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं भाई? पीएच वैल्यू कहते हैं। pH is the measure of acidity और basicity of an environment और solution। किसी भी environment या किसी भी solution का जो माहौल है वो acidic है या basic है या neutral है, इसके बारे में हम कैसे बताते हैं? through a value which we call pH। ठीक है, तो हम इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई कहे तो आप उससे यही क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे किया। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो आपके लेवल पर आप बस पीएच को समझे एक वैल्यू है जिसके थ्रू आप नेचर प्रेडिक्ट करते हैं। अब पीएच वैल्यू को अगर हम अरेंज करते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम, तो आप पहले भी जानते हैं, दोबारा बता देते हैं कि इसका स्केल जो है वो 0 से 14 तक रन करता है, जिसमें दरमियान में एक पॉइंट है जिसे हम 7 कहते हैं। 7 वैल्यू का पॉइंट है, न्यूट्रल वैल्यू का पॉइंट है। अब मेरे बच्चे, जिन चीजों की पीएच वैल्यू, जिन चीजों की चंदा गुड्डा मुन्ना चुन्ना, जिन चीजों की पीएच वैल्यू 0 से बड़ी 7 से कम, 0 से बड़ी, 0 नहीं, 0 से बड़ी, ग्रेटर देन 0 लेस देन 7, वो एसिड्स हैं। जिन चीजों की वैल्यू, हमने क्या कहा था कि पीएच वैल्यू के थ्रू हम एसिडिटी बेसिडिटी बता सकते हैं। पीएच वैल्यू के जरिए हम क्या बता सकते हैं? एसिडिटी और बेसिसिटी। तो जिन चीजों की वैल्यू 0 से बड़ी है, 7 से कम है पीएच वैल्यू, हम क्या कहेंगे? वो एसिड्स हैं। और इसी तरह ये डेफिनेशन पे बात की थी, जिन चीजों की वैल्यू 7 से बड़ी है और 14 तक है, 14 तक, देखो डिफरेंस समझना, 0 से वैल्यू बड़ी, 7 से कम एसिड, 7 से वैल्यू ग्रेटर हो और 14 तक हो, तो वो क्या कहलाती हैं? बेसिस कहलाती हैं। ठीक है जी। तो और जिस चीज की वैल्यू 7 होगी वो क्या कहलाएगी? वो न्यूट्रल है। ठीक है, वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो
बेसिक है। तो पीएच स्केल की जब हम बात करते हैं तो पीएच स्केल जो है 0 to 14 रन करता है, और 0 to 14 पर एनीथिंग दैट हैज वैल्यू अबव 0 लेस देन 7 वो एसिड है, और जिसकी वैल्यू अबव 7 टिल 14 है वो बेस है। अच्छा, इसमें अगर आप एक ट्रेंड देखो तो ये स्केल एसिड से बेस की तरफ जा रहा है। अगर ये तुम्हें दिख रहा है, अंधे तो नहीं हो, एसिड से बेस की तरफ जा रहा है मेरे बच्चे। जब ये एसिड से बेस की तरफ जा रहा है तो अब एक इंपॉर्टेंट बात होगी, एमसीक्यू में आता है ये कॉन्सेप्ट। डायग्राम बनी होती है एबीसीडी करके, डर लग रहा है मुर्गियों यहाँ पर, ठीक है। तो एसिड से बेस की तरफ जा रहा है, समझ में आ रही है? तो इसको यूं समझो कि जैसे जैसे हम 7 के करीब आ रहे हैं, असल में हम बेस की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम 7 के करीब आते जाएंगे, एसिडिटी क्या होती जाएगी, कम। और जब हम 7 से ऊपर जाते जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं तुम्हारे सामने दो एसिड्स के रखता हूं, मैं कहता हूं एसिड ए है, उसकी पीएच है 2, और एसिड बी है, उसकी पीएच है लेट्स से 5, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? 2 वाला, क्योंकि स्केल जो है वो एसिडिक नेचर से बेसिक नेचर की तरफ जाता है। तो इसको जब समझना बड़ा आसान है कि जिस एसिड की वैल्यू ऑफ पीएच जितनी कम होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जितने स्ट्रॉन्ग एसिड आपने पढ़े, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सबकी वैल्यू क्या है, 1 2 3 इतनी में है। और जो वीक एसिड होगा जैसे इथेनोइक एसिड, उसकी वैल्यू क्लोज टू 7 होगी, 5 6 6.2। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी एसिडिक साइड पर जितनी वैल्यू ऑफ पीएच कम होगी, एसिड उतना स्ट्रांग होगा। इसको यूं भी रट्टा लगा सकते हो, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्या है, एसिड से बेस की तरफ जा रहे हैं तो इसमें जितना आगे जाएंगे उतना एसिडिटी क्या होती जाएगी, कम। लेकिन बेस में ऐसा नहीं होगा। बेस में क्या होगा, अगर मैं कहता हूं दो बेसेस हैं, मान लीजिए कि मैं कहता हूं एक बेस है जिसकी पीएच है 8 और एक है जिसकी पीएच है 13, कौन सी स्ट्रॉन्ग बेस है? 13 अबे 8 वाली नहीं, 13। कौन सी वाली? 13। क्यों? क्योंकि आप देखें ना कि ये 7 से आगे पूरा बेसिक है। आप एसिडिक स्केल से बेसिक स्केल की तरफ जा रहे हैं। बेस में जितनी ज्यादा पीएच होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और एसिड में जितनी कम पीएच होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये चीज रट्टा लगाने से बेहतर है इस ट्रेंड को देखो ना कि एसिड से बेस की तरफ जा रही है। एमसीक्यू में फंस जाते हैं वरना बच्चे जल्दबाजी में। तो अगर दो एसिड्स को आप कंपेयर कर रहे हो, या मैं कहूं कि भाई वीक एसिड की पीएच मोस्ट लाइकली क्या होगी, तो 7 से क्लोज बताओगे। 7 से क्लोज का मतलब है 5.5 6 6.2। और अगर मैं कहूं स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच क्या होगी, तो 8 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे कि भाई स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच क्या होगी, 13 होगी। हो सकता है 14 हो, 13.5 हो, 12.8 हो, 14 से ज्यादा नहीं, 14 मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, अली भाई, सबको क्लियर है बात? ठीक है जी। तो पीएच वैल्यू के बारे में अब्दुल शुक्र किधर गया? अरे मेरे भाई छुप गए यार, थोड़ा इधर आ जाओ, नजर ही नहीं आ रहे। तो पता है, मैं जब तक सबको देखूं नहीं ना, फिर मुझे तसल्ली नहीं होती, इक्वालिटी वाला सेंस नहीं आता। अब लेकिन कुछ बच्चों को तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ, नहीं देखूं मैं। कुछ है ऐसे बच्चे जिनको मैं अवॉइड करता हूँ, अब नहीं देखूंगा। ठीक है मरियम बेटा, बात समझ तो नहीं आई वाली? तुम्हें क्यों हंस यार, इसमें क्या हंसने को, जोक थोड़ी, मैं सीरियस सवाल पूछा है। अच्छा, तो मेरे बच्चे लेट मी जस्ट रिपीट, पीएच वैल्यू और पीएच स्केल के बारे में बात हो रही है। तो हमने क्या कहा कि पीएच वैल्यू एक मैथमेटिकल वैल्यू है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं मोहम्मद, एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एनवायरनमेंट या सॉल्यूशन का बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि पीएच वैल्यू को अगर हम पूरा अरेंज कर लें तो उसका एक स्केल बनता है जो 0 to 14 है, जिसमें 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट। एनीथिंग दैट हैज पीएच वैल्यू लेस देन 7, above 0 less than 7 is acid, anything that has value above 7 till 14 is base। जब हम 0 से 7 तरफ जाते हैं तो जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू होगी एसिड उतना वीक होगा, और जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू होगी बेस उतना स्ट्रांग होगा। ये सारी बातें समझ गए भाई? अच्छा, यहां मैं लिख भी देता हूं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये वीक एसिड होगा कंपैरेटिवली, जबकि यहां पर ये वीक बेस होगा और कंपैरेटिवली ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मोहतरमा मैं इधर कुछ पढ़ा रहा हूं, इधर क्या कर रही हैं आप लोग? ठीक हो गई ये बात, समझ में आ गई? अच्छा, एक तो पीएच स्केल होता है। अब यहां पर चूंकि हमें एटीपी में भी इंशाल्लाह इस्तेमाल करना है पीएच का, तो एक पीएच के लिए याद रखिएगा, एक यानी अगर किसी चीज की पीएच हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, तो उसका एक सिंपल जुगाड़ तो यही है कि आपके पास पीएच स्केल हो, और पीएच स्केल पर आप उस चीज की पीएच फाइंड आउट करेंगे कैसे? तो बेटा पीएच फाइंड आउट करने के लिए एक डिजिटल डिवाइस मौजूद है, वैल्यू ऑफ पीएच। लेट्स सपोज मेरे पास HCl है, या तुम्हारे घर में लेमन पड़ा हुआ है, या विनेगर पड़ा हुआ है। अब आप जानना चाहते हैं इसकी पीएच कितनी है,
ठीक है ना। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है, पीएच मीटर, इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर आता है। अगर आपके स्कूल में मौजूद हो, मेरा नहीं ख्याल मौजूद होगा, लेकिन अगर मौजूद होगा तो कुछ भी नहीं करना होता। पीएच मीटर होता है एक प्लास नुमा कोई डिवाइस होती है, आपने उसका जो एक पतली सी स्ट्रिप होती है वो आपने सोल्यूशन में डिप करनी है, उसने 1 मिनट लेना है और आपको पीएच बता देनी है। ठीक है, तो समझाने का मकसद ये कि अगर कहीं पर पीएच फाइंड आउट करनी हो, लिसन, दो बातें हैं, अगर कहीं पर पीएच फाइंड आउट करनी हो तो पीएच स्केल नहीं, पीएच मीटर यूज होता है। क्या यूज होता है? पीएच मीटर। पीएच स्केल कहां इस्तेमाल हो रहा है, ये देखने के लिए कि वो एसिडिक लाइन में आ रहा है या बेस लाइन में आ रहा है। ठीक है, पीएच वैल्यू अगर निकालनी है किसी चीज की तो वो पीएच मीटर से निकलेगी। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, तो यहां तक तो बात हो गई पीएच की, मुख्तसर सी बात थी, मैंने कहा 2 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट पूरे हो गए। तो पीएच क्या है, स्केल कहां है, असल जो इसमें सीखना था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की पीएच में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है जी, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो स्ट्रांग होगा या जो उसकी वैल्यू कम है वो स्ट्रांग होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ गए। चले मेरे बच्चे, अब असल आज का जो टॉपिक है ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये टॉपिक इंतहाई कंफ्यूजिंग टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने हमेशा ही बच्चों को इसमें कंफ्यूज देखा है, और बहुत सारे बच्चों ने बताया कि जनाब अली ये जब अभी हमने पढ़ा है तो अभी हमें पता चल गया, हालांकि मुश्किल नहीं है लेकिन आपने पढ़ा सही से नहीं है। टॉपिक है इंडिकेटर्स का। अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ये भी एमसीक्यू में आता है, इंडिकेटर। ठीक है जी, ये सारी बातें जो है ना, अब ये कीवर्ड्स की कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। इंडिकेटर्स के कॉन्सेप्ट पे बात करने जा रहे हैं। इंडिकेटर्स, ओहो बेटा, एज द नेम सजेस्ट, इंडिकेटर गाड़ी में क्या होता है, इंडिकेटर है, बाइक में क्या है, इंडिकेटर। क्या होता है इंडिकेटर, क्या करता है गाड़ी में, इंडिकेटर इंडिकेट करता है क्या भाई, कि आप कहाँ मुड़ने वाले हैं। आप गाड़ी में इंडिकेटर जलाए, वैसे तो इंडिकेटर का यहाँ कोई रिवाज है ही नहीं, बाप का रोड है, जिसका मर्जी है जहां मोड़ दो। और अगर मतलब बाइक अगर मर्द चला रहा है तो उसकी मर्जी जहां मोड़ दो, और गाड़ी अगर खातून चला रही है तो उसकी मर्जी जहां मोड़ दो। रोड इसकी अब्बा का ही होता है। मेरी गाड़ी में, मेरे पास, मैंने अपने होशो हवास में टोटल 2 एक्सीडेंट किए हैं 10 सालों में, जब से मैं ड्राइव कर रहा हूं, और 10 सालों में दोनों बार एक्सीडेंट मेरी गाड़ी एक खातून की गाड़ी से लगी, और मैंने एज यूजुअल हैंड्स डाउन करके, मेरी गलती। क्यों? क्योंकि एक खातून, भाई बहुत बन जाते हैं ना, भाई तो बन जाए, मतलब फड्डा करके क्या करेंगे आप नहीं जीत सकते ना, आप नहीं जीत सकते। और इसमें तो मेरी अपनी कजन गवाह है, मेरी कजन लॉयर भी है, तो बहुत तेज गाड़ी चलाती है, बहुत रैश ड्राइविंग करती है। तो मैंने कहा यार तुम इस तरह गाड़ी चलाती हो, ये गाड़ी की क्या हालत करके रखी है। कहने लगे जब तक तुम जैसे बेवकूफ मर्द मौजूद है ना, जब जब मेरी गाड़ी लगेगी पैसे तुम लोग से लोग ही भरेंगे। मैंने अच्छा अच्छा, मैं तो रिलेट भी कर सकता हूँ कि मैं भर रहा हूँ। तो कहने लगे वो एक अंकल ने मार दी थी गाड़ी, अब गलती मेरी थी, खुद बता रही है गलती मेरी थी, मैं उतर के चढ़ गई। मैंने कहा अच्छा आपने लड़की देखी और मुझे ताड़ते ताड़ते आपने गाड़ी मार दी, आपको शर्म नहीं आती। और लोग आगे जमा हो गए, लोग नहीं पूछते, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते, बोलते अच्छा कह रहे तुम मेरी बेटी की उम्र क्यों, मैं तुम्हें ताड़ूंगा। कह रहे नहीं आप मुझे देख रहे थे, मैं देख रहा था आप मुझे देख रहे थे। तो भाई ड्राइव करते हुए अगला ड्राइवर को देखेगा ना, अगला कहाँ होगा। तो अल्लाह रहम करे। बिलावल चौरंगी से जो रोड आता है बोर्ड बेसन की तरफ, मेरा वहां से रोज गुजर होता है, कॉलेज में वहां जाता हूँ, तो बहुत चौड़ा रोड है वो तो बहुत बड़ा रोड है। और दिन के वक्त 11-12 बजे तो बहुत ही खाली रोड होता है, तो यूजुअली उस पर ट्रैफिक का फ्लो होता नहीं है, तो स्पीड अच्छी होती है गाड़ी। तो ये इसी सेशन के शुरू की बात है, मैं गाड़ी पर निकला हूँ और मेरी गाड़ी एक आगे जा रही थी, अच्छा खासा डिस्टेंस था उस गाड़ी का, और मैं यूजुअली लेन यूं करके जिगजैग नहीं चलाता, सीधी सीधी चलाता हूँ गाड़ी। अचानक से दरमियान रोड चल रहा है, दरमियान रोड, ठीक है, दरमियान रोड चल रहा है और आगे का कोई गाड़ी नहीं है ना, इधर साइड में गाड़ी है ना, इधर साइड में गाड़ी है। अचानक से वो गाड़ी रुक गई। यानी एक तो होती है गाड़ी खराब होती है, तो खराब होती है झटके से नहीं रुकती गाड़ी, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता होकर रुकती है। वो जैसे ब्रेक मार के किसी ने रोका गाड़ी, वैसे रुक गई, और मेरी एक सर्टेन स्पीड थी। ओ भाई ब्रेक मारते मारते फिर मैंने गाड़ी एंड टाइम पे वो टेढ़ी कर ली, लगी नहीं, बच गया। यूं करके मैंने देखा खातून जो है ना वो गूगल मैप को मेन रोड पे गूगल मैप खोल के वो ये अंदाजा कर दी है कि मैंने सी आ गई हूँ, गलत आ गई। भाई मेरी माँ मेरी बहन साइड में भी तो कर सकती थी ना ये काम, और रोड के बीच में मार दी, मैं भी ऐसे गिर गया। तो बहरहाल ये तजुर्बात रहते हैं। खैर अब अजीब बात है कि रिसर्च डेटा ये कहता है कि खातून ज्यादा जो है ना बेहतर ड्राइवर्स हैं, अब जो लेटेस्ट रिसर्च आई है, क्योंकि कॉन्शियसली ड्राइव करती है। चलो वो भी खातून ही है। तो असल में डेटा इंडिकेटर से बात चली गई उधर। तो इंडिकेटर किस लिए होता है, इंडिकेट करने के लिए कि भाई गाड़ी राइट पे मुड़ने वाली है तो इंडिकेट कर दिया जाए पहले से, ताकि कोई राइट पे आ रहा है तो अपने आप को बचा ले।
इसी तरह जब हम केमिस्ट्री में वर्ड लिखते हैं इंडिकेटर, तो बेटा ये भी तो कुछ इंडिकेट करने के लिए ही होगा ना, ठीक है रे। तो आप जो स्कूल वाले बड़े बड़े स्कूल के बच्चे हैं, जरा उनसे पूछता हूं मैं, जी सिटी स्कूल, जी सिटी स्कूल, बताइए इंडिकेटर क्या होगा? आप तो पढ़ चुकी हैं, आपने जब डे 1 अटेंड किया था, सिलेबस कंप्लीट हो गया मैंने। अब बताइए इंडिकेटर क्या होता है? जी, changes color and acid and bases. चेंजेस कलर, ये तो आप उसका काम फंक्शन बता रहे हैं, होता क्या इंडिकेटर? गोल कलर का बच्चा जी, दी द ग्रेट हॉरिजॉन्टल, हाय 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 जी, क्या क्या डिटरमाइन करता है? एसिड, ये भी एसिड डिटरमाइन कर रहा है, सब मिलकर एसिड, पीएच से भी वही काम हो रहा है, इंडिकेटर से भी काम हो रहा है जी। indicate acid or base by the help of shape. एसिड और बेस, वो तो फिर लिटमस पेपर से कर लेते हैं, इंडिकेटर डाल देंगे, और लिटमस पेपर इंडिकेटर, ये सही कह रहा है सही कह रहा है जी। मेरी बोल हाँ भाई मेरे बच्चे, आप समझ लीजिएगा, इंडिकेटर के बारे में जब सवाल पूछा जाता है कि इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है, तो बहुत सारे रैंडम जवाब आते हैं। इंडिकेटर का काम होता है इंडिकेट करना किसी सॉल्यूशन में चेंज ऑफ पीएच को। किसको? देखो एक सॉल्यूशन में एक सर्टेन पीएच है, ठीक है, अब किसी भी वजह से लेट्स से उसमें कोई रिएक्शन कराया मैंने, एसिड की एक सर्टेन पीएच है, लिसन केयरफुली, एसिड की एक पीएच है, लेट्स से एक एसिड है मेरे पास एक्स जिसकी पीएच 3 है, ठीक है जी। अब मैंने उस एसिड का एक रिएक्शन कराया और उस रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पर उस एसिड की पीएच क्या हो गई ऑनलाइन वालों? चेंज हो गई। तो अब वो चेंज हुई, हमें कैसे पता चलेगा कितनी चेंज हुई? तो बेटा जो इंडिकेटर है ना, उसका क्या काम होता है? उस चेंज ऑफ पीएच को इंडिकेट करना। कैसे? आवाज मार के हाँ चेंज हो गई? नहीं, बाय गिविंग अ कलर चेंज, बाय गिविंग अ कलर चेंज। इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना चेंज इन पीएच, चेंज इन पीएच बाय गिविंग अ कलर चेंज। या यूं समझ लीजिए कि अगर एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, ये मैं इसका प्रैक्टिकल यूज बता रहा हूं, एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो यूजुअली ज्यादातर एसिड्स भी कलरलेस होते हैं और ज्यादातर बेसिस भी कलरलेस होती हैं। तो और कोई गैस भी नहीं बनती इनमें, जानते हैं ना, सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो एसिड और बेस का रिएक्शन कब हुआ और कब खत्म हुआ ये हमें देखकर पता नहीं चलता। तो इंडिकेटर वहां डाल दिए जाते हैं एसिड बेस के रिएक्शन में, ताकि जब एसिड बेस से रिएक्ट करे और पीएच क्या हो? चेंज हो, तो वो कलर चेंज के थ्रू हमें बता दे और हमें समझ में आ जाए कि रिएक्शन हो गया। तो इंडिकेटर का जो काम है, समझना बेटा, इंडिकेटर को इंडिकेटर क्यों कहते हैं? कि इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, इज अ स्पेशल कंपाउंड जिसमें एबिलिटी होती है इंडिकेट करने की चेंज ऑफ, अरे बोलो भाई, चेंज ऑफ पीएच वैल्यू को, या कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन। कि अगर एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन हो रहा है तो हमारे पास बजाहिर कोई विजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं होती कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो लेकिन पीएच तो अंदर चेंज हो रही होती है ना एसिड बेस की रिएक्शंस में। तो अब वो पीएच चेंज हम जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं किसके थ्रू? इंडिकेटर के थ्रू। तो इंडिकेटर इज एन एजेंट, इज अ सब्सटेंस दैट हैज द एबिलिटी टू डिटरमाइन द चेंज इन पीएच बाय गिविंग अ कलर चेंज। तो आपको वो चेंज ऑफ पीएच का इंडिकेशन देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। तो मैं दो डेफिनेशन लिखूंगा इंडिकेटर की, जल्दी से लिखें। अ सब्सटेंस दैट इंडिकेट्स change of pH of a solution by giving color change। क्या मतलब? कि इस सब्सटेंस का एक कलर होगा पीएच के चेंज होने से पहले, और जब पीएच चेंज होगी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो कलर तो हमें नजर आता है ना भाई, कलर तो हमारी विजुअल ऑब्जर्वेशन है। तो हम इंडिकेटर के थ्रू क्या देख पाते हैं अब्दुल शकूर? कि भाई किसी सॉल्यूशन में पीएच चेंज तो नहीं हो गई। इज दैट क्लियर? दूसरा डेफिनेशन क्या बनता है इसी इंडिकेटर का? दूसरा डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? अ सब्सटेंस दैट इंडिकेट्स कंप्लीशन, बेटा नहीं करो आप, कंप्लीशन of acid base reactions by giving color change। ठीक है, वो सब्सटेंस जो कि एक एसिड बेस रिएक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं, हाँ भाई, एसिड बेस रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं
ताकि वो हमें बताए रिएक्शन कब हुआ। कैसे बताएगा? अगेन जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो लेट्स सपोज एसिड था मेरे पास, तो पीएच कुछ और थी, बेस डाला तो पीएच चेंज हो गई, तो वो चेंज हमें बताता है इंडिकेटर, और उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि रिएक्शन हो गया है। समझ में आ गई बात? तो इंडिकेटर का काम क्या है? इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना चेंज ऑफ पीएच को बाय गिविंग अ कलर। मेरे बच्चे ये बात समझ में आती है? अब आपके सिलेबस में जो आपको मैं इंडिकेटर बताने लगा हूं, टोटल इंडिकेटर जो आपने याद रखने हैं वो है 5। कितने? 5 के 5 याद रखने हैं। याद नहीं होंगे तो अल्लाह वास्ते, तुम्हारा लिखा हुआ भी आ जाता है बाज़ डेटा, लेकिन हमेशा नहीं आता, और एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है, और एटीपी में अलग क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ये टॉपिक एक आउट ऑफ 40 एक एमसीक्यू लाजमी आपको यहां से मिलेगा इंडिकेटर से, और मैक्सिमम टाइम आपसे गलती होगा। ठीक है जी? तो इसलिए देखते हैं कि इसमें गलती क्या होती है, और पहले मैं आपको बताता हूं कि वो 5 इंडिकेटर्स कौन से हैं जो आपने याद रखने हैं। ठीक है जी? तो सबसे पहले एक छोटा सा टेबल बना ले। ये टेबल जैसे मैं बना रहा हूं बुक में भी बना हुआ है, ऐसा नहीं कि घर से लेकर आया हूं, लेकिन होता यह है कि जब आप नॉर्मली इंडिकेटर पढ़ रहे होते हैं तो आप सिर्फ कलर्स याद करें, जो सबसे बड़ा मसला है। जिस बच्चे ने इंडिकेटर के सिर्फ कलर्स याद किए हुए हैं वो कभी भी एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल सही नहीं कर सकता। तुक्के में सही हो जाएगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट लगाकर करने वाला हुआ सवाल और आपने तुक्का लगाया और गलत हो गया तो मैक्सिमम टाइम गलत बैठेगा। आए देखते हैं। तो हम जो कॉमन इंडिकेटर्स लिखने वाले हैं बेटा, यहां पर मैं लिखने लगा हूं नेम ऑफ इंडिकेटर, भी ऐड हुआ ना प्लेलिस्ट में इंडिकेटर। 5 तो कर दिए और क्या करूं? वो तो कह रहा 3 है, मैंने 5 कर दिए, अब तो क्या करें? नहीं 5, छठा कौन सा आ गया भाई? वो नया जो है वो डाल के 5 है। नेम ऑफ इंडिकेटर यहां पर आ जाएगा कलर, पीएच वैल्यू, कलर। नॉर्मली जब हम ये इंडिकेटर याद करते हैं ना तो गड़बड़ क्या होती है कि हम लोग इस तरह से याद करते हैं कि भाई ये इंडिकेटर है, इसका एसिड में कलर ये है, बेस में कलर ये है। ये एक गलत तरीका है ऐसे याद करने का, जिसकी वजह से वो मुश्किल सवाल और मुश्किल हो जाते हैं। तो हम ऐसे कुछ बात नहीं लिखेंगे, आप समझिए कैसे क्या लिखना है। जनाब अली, पहला जो इंडिकेटर है वो है मॉइस्ट लिटमस पेपर। बेटा एक बार देख लो पहले, मॉइस्ट लिटमस पेपर भी हो सकता है, लिटमस सोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है? तवज्जो मेरे बच्चे, पहले एक बार देख लो फिर लिख लो, सुन लो, समझ लो कैसे करना है। मेरे बच्चों, आपको सबसे पहले तो ये समझना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से सवाल मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से जो टेढ़ा सवाल है आप नहीं कर पा रहे, बल्कि आप उल्टा कंफ्यूज आ रहे हो, यार मैंने कलर तो सही याद किए हुए, फिर मेरा आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा? बच्चे अक्सर एटीपी करते हुए आता है ना, जब अभी कुछ मेंढक बरसाती एटीपी के दौरान भी जुड़ेंगे, तो अब उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। नहीं सर बुक में तो यही कलर लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर मार्किंग स्कीम में गलत क्यों आ रहा है? मार्किंग स्कीम गलत हो भाई, कॉन्सेप्ट आपका ठीक नहीं है। समझना कि पीएच, ये लिटमस पेपर वन ऑफ द इंडिकेटर, वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है, पेपर में भी आता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आता है। अब ये समझना है कि इसका कलर चेंज किस वैल्यू के अराउंड होता है। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल आसान वैल्यू है, मुश्किल नहीं है। 7 वैल्यू लिखिए। क्या मतलब होगा कि लिटमस पेपर का कलर, एक कलर 7 से पहले होगा और एक कलर 7 के बाद होगा, यानी जब तक पीएच 1 से लेकर 6 तक रहेगी तब तक एक ही कलर रहेगा, और 7 को क्रॉस करके जैसे 7 से ऊपर जाएगी तो कलर क्या हो जाएगा? चेंज, और वो कलर 8 से 14 तक वैसे ही रहेगा। ये समझना है कि आप समझे कि जो आपने इंडिकेटर के कलर में लिखवा रहा हूं यहां पर, ये 2 कलर, एक उस जो वैल्यू में सेंटर में लिखूंगा उस वैल्यू से पहले कलर क्या होगा और उस वैल्यू के बाद कलर क्या होगा। इस तरह से हम याद रख रहे हैं, रादर देन के हम ये कहें कि 7 से पहले, वैसे तो एसिड होता है ना 7 से पहले, तो मैं ये भी तो कह सकता था कि एसिड में कलर, बेस में कलर, ये मैं जानबूझ के नहीं कह रहा हूं। तो जैसे लिटमस के बारे में हमने बात की 7, तो अब 7 से पहले ये बेगैरत जो है रेड होता है, और 7 के बाद ये बेगैरत जो है वो ब्लू हो जाता है। 7 से पहले रेड और 7 के बाद ब्लू, यानी अगर मैं इसमें इसको HCl में डालूंगा तो रेड आ जाएगा, इसको H2SO4 में डालूंगा तब भी रेड आ जाएगा, इसको इथेनोइक एसिड में डालूंगा तब भी रेड आ जाएगा, क्योंकि सबकी पीएच कितनी है? 7 से कम है। समझ में आ रही बात? और अगर मैं इसको NaOH में डालूंगा, 14 पे 13 पे डालूंगा तो क्या हो जाएगा? सर ये एसिड और बेस करके हम डिवाइड अभी नहीं कर सकते, सारी वैल्यू 7 नहीं है ना मेरे बच्चे,
सारी वैल्यू 7 पे नहीं है ना, अभी सुन लो पूरी बात सुन। मॉइस्ट लिटमस पेपर पहला इंडिकेटर, वैल्यू पकड़ के रखनी है 7 वैल्यू, इज दैट क्लियर? ठीक है जी। दूसरा इंडिकेटर जो आपके मुंह पे मारने लगा हूं वो है मिथाइल ऑरेंज। मेरे बच्चे इसकी जो वैल्यू है ना वो है 4। कितनी है ये वैल्यू? काश के याद हो, ये 7 से गड़बड़ यही होती है कि आप बोलते हैं एसिड में ये कलर, बेस में ये कलर। अब मुझे बताओ 4 1 2 3 ये एसिड है ना, और 5 6 वो भी तो एसिड ही है। तो अगर मैं यूं कहूं कि एसिड में ये कलर और बेस में ये कलर, तो गड़बड़ हो जाएगी ना मिथाइल ऑरेंज के लिए। मिथाइल और यानी आपको इस तरह याद ही नहीं करना है, आपको याद रखना है इंडिकेटर देता है चेंज ऑफ कलर चेंज देता है पीएच चेंज होने पर, लेकिन हर इंडिकेटर की जो रेंज ऑफ वैल्यू है ना पीएच की वो डिफरेंट है। ठीक है जी। तो अब मीथा जैसे जो लिटमस पेपर था वो 7 तक एक ही कलर रहता है, 7 से आगे एक कलर रहता है। ये जो इंडिकेटर है ये 4 से पहले एक कलर पे रहेगा और 4 के बाद एक कलर पे। यानी अगर कौन सा कलर है वही बता देते हैं तो भाई साहब, ये है रेड और येलो, रेड और येलो। एसिड में रेड, एसिड में क्या होगा 4 से पहले रेड और 4 के बाद येलो। इससे क्या फर्क पड़ रहा है समझ लो। अब तुम अगर अब कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। अगर मैं कहूं HCl में मिथाइल ऑरेंज का कलर कितना क्या होगा? रेड होगा। H2SO में क्या होगा? रेड। लेकिन अगर मैं पूछूं इथेनोइक एसिड जो मोस्ट लाइकली 5 या 6 पे होती है तो उसमें क्या होगा? येलो। और NaOH में भी क्या होगा? येलो। वो तो फिर चॉइस ऑफ इंडिकेटर आ गई ना वहां पर। अभी इस सवाल पे बात करूंगा जब सारे इंडिकेटर बता दूंगा। 4 पर क्या रहा है? 4 ट्रांजिशन ऑरेंज होगा, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं पूछेगा, वैल्यू नहीं पूछेगा। जी बोले बताएंगे ये जिस पे चेंज हो रहा है नहीं बेटा, कभी ये डेटा में लिखा हुआ होता है और कभी नहीं लिखा हुआ होता है। इसीलिए जरूरी है कि तुम्हें ये 4 वैल्यूज जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ तुम्हें याद है, और बहुत मुश्किल नहीं है। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो ताकि जो इसने मौलाना साहब ने सवाल पूछा बिल्कुल अभी ये सवाल आएगा ध्यान में कि सर जैसे अभी मैंने कहा कि आपस में बात नहीं है, मैंने भी क्या कहा कि अगर मेरे पास इथेनोइक एसिड है तो इथेनोइक एसिड की पीएच मोस्ट लाइकली 5 या 6 है। 5 और 6 पे क्या कलर होगा मिथाइल ऑरेंज का? येलो येलो मिथाइल ऑरेंज का कलर 5 और 6 पे क्या होगा? येलो। ऑरेंज तो है ही नहीं कलर, रेड और येलो है ना, उसमें सेलेक्ट करें कौन सा कलर होगा? येलो होगा। और जिसकी पीएच 9 है उस पर उसके भी क्या क्या कलर होगा? येलो। जिसकी पीएच 11 है उसके लिए क्या कलर होगा? येलो। येलो। समझ में आ रही बात? तो इथेनोइक एसिड में भी येलो ही रहेगा और NaOH में भी क्या रहेगा? येलो। अब जब ये बात आप वैल्यू के साथ समझ गए ना, लेकिन अगर आपने याद पढ़ा होता एसिड और बेस के हिसाब से पढ़ा होता, तो अब आप बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड होगा और बेस में येलो होगा, तो फिर गड़बड़ हो जाती। क्यों? क्योंकि आप ये रट्टा लगा लेते और एग्जाम में पूछा इथेनोइक एसिड में इथेनोइक एसिड की पीएच 5 है, बताइए मिथाइल ऑरेंज में क्या कलर आएगा? आप लिख के आ जाते रेड, वो क्या होता? येलो। क्योंकि वैल्यू चेंज कहां हो जाती है? 4 पर, और 4 के बाद एक जैसी रहती है, 4 से पहले एक जैसी रहती सर ये रेंजेस नहीं है। है। ये वो ट्रांजिशन वैल्यू है जहां पर कलर चेंज हो जाता है। समझ गई बात? तीसरा इंडिकेटर आ रहा है। ठीक है जी। तीसरा इंडिकेटर है बेटा फिनोफ्थिलीन। कौन सा इंडिकेटर है? इस तरह से गड़बड़ नहीं होगी कभी भी है, नहीं नहीं सुनिए। फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन जो है बेटा वो एसिड में कैसा होता है ये तो बता दो मोहम्मद, कैसा होता है फिनोफ्थिलीन? माशाल्लाह, अरे कलरलेस और पिंक। रेड और पिंक। इसका वैल्यू है 9 और फिर बेस में हो जाता है ये कलरलेस। उल्टा हो गया। ठीक है, बेस में हो जाता है कैसा? कलरलेस। अब वैल्यू पकड़ के रखो, 9 वैल्यू। क्या मतलब 9 का? 9 का मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर 7 हो 8 हो, 8 तक ये सारा कैसा रहेगा? रेड पिंक रेड पिंक रेड पिंक। और उसके बाद जब आप 8 से ऊपर जाएंगे तो फिर ये कलरलेस। एग्जाम्पल जैसे NaOH है, अब NaOH की पीएच वैल्यू है 13 के अराउंड, तो उस अगर NaOH में आप फिनोल्फिनीन डालेंगे तो कलरलेस रहेगा, लेकिन आप जैसी एसिड में NaOH डालेंगे तो रेड हो जाएगा या पिंक हो जाएगा। कोई एल्कली ऐसे बता दे तो वीक एल्कली पकड़ लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कलरलेस रहेगा। समझ में आ रही बात? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि एसिड में अलग कलर बेस, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो यहाँ पर आपको वैल्यू बाय वैल्यू जाना है और इंडिकेटर बाय इंडिकेटर जाना है कि भाई ये इंडिकेटर जो नंबर 1 था 7, ये वो है जो इसमें एसिड एक तरफ है और बेस एक तरफ है। लेकिन ये जो दो इंडिकेटर्स हैं
ये जो दो इंडिकेटर्स हैं उनमें हमें ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, बल्कि इसकी वैल्यू 4 पे चेंज हो जा रही है और उसकी वैल्यू किस पे चेंज होती है 9 पर। और मैं इसके ये भी पूरा पढ़ाने के बाद ना आपसे एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें आप मुझे बता पाएंगे कि मोस्ट लाइकली कौन सा इंडिकेटर ऑफ चॉइस पर भी सवाल आ जाता है कि इंडिकेटर ऑफ चॉइस कौन सा होगा इस कंडीशन में, क्योंकि इतने सारे इंडिकेटर है कौन सा लेंगे, तो वो भी बताना वो ट्रिक है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए लास्टली जी थाइनोफिलिन। ये actually one add one. जी इसकी पीएच वैल्यू जो चेंज होती है, आसानी अच्छी बात ये है, ये भी 7 पे चेंज हो जाता है। ये भी किस पे चेंज हो जाता है 7 पे। जी बताइए थाइनोफिलिन कलर बताइए। ब्लू और कलरलेस, तो ये शाणेपन से बता दिए, ब्लू किधर और कलरलेस किधर। शाबाश, कलरलेस। चलो और ये क्या आ गया, ब्लू आ गया। ठीक है जी, कलरलेस और ब्लू। अगेन वैल्यू क्या है 7 पर चेंज होने वाली वैल्यू। 7 से पहले कलरलेस है, 7 के बाद क्या है ब्लू है। अब मेरे बच्चों जब तुम्हें ये डेटा पता होता है, सवाल देखो कैसे आएगा। देखो जब एक स्ट्रॉन्ग, अब मेरी बात सुनना, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है, लिसन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो रिजल्ट न्यूट्रलाइजेशन है। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल। क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो अच्छा, एक वीक एसिड वीक बेस से रिएक्ट करता है, दोनों अगेन एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करे किसके साथ, वीक के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करे वीक बेस के साथ, तो रिजल्ट एकदम कैंसिल आउट तो नहीं होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एसिड का इफेक्ट बाकी होगा। क्या कहते हो। इसी तरह अगर एक वीक एसिड रिएक्ट करे किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें बेस का इफेक्ट बाकी होगा। यस और नो। देखो समझो कि जब दो बराबर स्ट्रेंथ की चीजें कंबाइन होती है ना, तो वो एक दूसरे को उड़ा के रख देती, नलीफाई कर देती। ठीक है, लेकिन अगर उनमें से एक चीज भारी है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन बेस क्या है, वीक, तो जब इनका रिएक्शन होगा ना तो प्रोडक्ट जो है वो नलीफाई नहीं होगा, बल्कि वो एसिडिक साइड पे ही रहेगा पीएच वाइज। इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड क्या है, वीक है, तो जब वो रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें बेसिक इफेक्ट होगा, वो पीएच वाइज बेसिक साइड पर होगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अब इसका फायदा क्या होता है, या ये मैंने क्यों बताया तुम्हें, ये मैंने इसलिए बताया कि तुम्हें इससे चॉइस ऑफ इंडिकेटर में हेल्प मिलती है। क्या मतलब, कि मान लीजिए कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड में मैं स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहा हूं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कहां होती है बताओ भाई, 1 to 2 में कहीं होती है। और जब बेस डालूंगा स्ट्रॉन्ग तो उसकी पीएच कहां होती है 7 to 8। तो पीएच का चेंज 1 to 2 से शुरू होगा, 12-13 पे जाके होती है। तो अगर मैं, अब समझना बेटा इंपॉर्टेंट बात है, लिखो नहीं, लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट सुन लेना, समझ लेना कि स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच जो थी वो 1 to 2 में कहीं थी। जब मैं इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डालना शुरू करूंगा तो ये पीएच को कहां उठा के लेके जाएगा अपने साथ, अब 7 तक नहीं छोड़ेगा, लेके घुसेगा कहां तक, अपना बेस तक लेके जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच तक लेके जाएगा, विच इज 12 to 13। तो मोस्ट लाइकली जो एंड पीएच होगी वो 12 to 13 पे खत्म होगी। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड था, उसमें मैंने क्या डालना शुरू कर दिया, बेस डालना शुरू कर दिया, तो इनिशियल पीएच क्या होगी 1 to 2, और फिर पीएच बढ़ते बढ़ती कहां जाके एंड होगी। इसी तरह अगर रिवर्स कर लिया, रिवर्स करने का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस था, इनिशियल पीएच क्या हुई 12-13, और उसमें मैं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डालना शुरू कर दूं तो पीएच गिरते 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 कहां आएगी 1 to 2 पे एंड होगी। क्या ये बात समझते हो। लेकिन अगर मेरे पास एसिड स्ट्रॉन्ग था और बेस क्या थी, वीक बेस थी, एसिड स्ट्रॉन्ग की पीएच कहां थी 1 to 2, और बेस की क्या होती है 6 to 7 पे। लेकिन चूंकि ये स्ट्रेंथ में एसिड के बराबर नहीं है, तो होगा क्या कि जब ये पीएच को चेंज करना शुरू करेगी तो ये पीएच को घसीट के 12-13 तक नहीं ले जा सकेगी। हो सकता है एंड रिजल्ट क्या हो, बहुत मरमर के 7 या 8 पर जाके खत्म हो जाएगा। ये आप सोचो, चेंज ऑफ पीएच का एक रफ आइडिया दे रहा हूं तुम लोग कि एसिड स्ट्रॉन्ग था, अब बेस उसमें डालना हमने शुरू की, तो वो बेस उसकी पीएच को बहुत तेजी से चेंज नहीं कर सकती, और अपने बहुत ज्यादा 30 मार खान भी बनेगी तो कहां जाके एंड करेगी 7 to 8 पे जाके एंड करेगी। अब इससे फर्क क्या पता चला, अगर मैं पहले वाले चेंज की बात करूं, पहले वाले चेंज में पीएच 1 से लेकर 13 तक गई है, तो मैं कौन सा इंडिकेटर डालूं जिसमें मुझे कलर चेंज आ जाए। लिसन, पूरा मेरी बात सुन लो, पहले सवाल क्रिएट करो, फिर जवाब भी मैं ही दूंगा। पहले वाले रिएक्शन में अगर मैं आपसे पूछूं कि पीएच चेंज कहां से कहां हुआ, आप कहोगे 1 से 13 तक गया,
अब मैं पूछूं कि मुझे बताओ इस पीएच चेंज को मैं कलर कौन से इंडिकेटर से डिटेक्ट कर सकता हूं? तो आप कहो लिटमस, तो लिटमस से डिटेक्ट होगा। तो ये देखते हैं भाई लिटमस का कलर चेंज 7 से पहले और 7 के बाद आ जाता है, और क्या हमारी इस सफर में 7 क्रॉस हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। इसका मतलब लिटमस इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन सिर्फ लिटमस नहीं, क्या मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है, क्योंकि 4 की वैल्यू आ रही है। और इसी तरह क्या फिनोक्सिलिन इस्तेमाल नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है, क्योंकि 9 की वैल्यू भी आ रही है। तो बताना का मकसद ये है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केसेस होते हैं वहां कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि जो पीएच का चेंज आता है वो इतना बड़ा चेंज होता है कि उसमें सारे इंडिकेटर्स कलर चेंज दे रहे होते हैं। लेकिन अगर सेकंड एग्जांपल पे बात करें, अब आपको बात समझ में आ जाएगी। सेकंड एग्जांपल पे बात करें, अगर मैं जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन करा रहा हूं और पीएच 1 से 8 जा रही है, मान लो कहां से जा रही है? 1 से 8 जा रही है। अब अगर मैं इसमें फिनोल्फथलीन इस्तेमाल करूं तो फायदा होगा? क्यों? क्योंकि फिनोल्फथलीन 9 तक तो एक ही कलर का रहेगा, तो कलर चेंज नहीं हुआ। फिनोल्फथलीन कलर चेंज कहां देता है? 9 पर जाकर। मैं क्या कह रहा हूं, इस हमारे एक्सपेरिमेंट में कलर चेंज कहां से, पीएच चेंज कहां से कहां तक आ रहा है? 1 से लेकर 8 तक का चेंज आ रहा है। तो क्या इसमें फिनोल्फथलीन कलर चेंज देगा? नहीं, फिनोल्फथलीन कलर चेंज। लेकिन क्या मिथाइल ऑरेंज दे देगा? दे देगा। 1 से 3 4 तक एक रहेगा, 4 के बाद डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से सिचुएशन टू सिचुएशन इंडिकेटर की चॉइस क्या हो जाती है? चेंज। समझ में? 5 इंडिकेटर या फिर 4 अबे 5वां अलग से लिखवाऊंगा यार, हमारी बाप बात समझे नहीं समझे? कि एक सिनेरियो, इसी तरह एक और रिवर्स सिनेरियो देख लो। मान लें कि मेरे पास एक वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच जो है वो 5 to 6 से कहीं से स्टार्ट होगी और जाके मोस्ट लाइकली 13 14 पे एंड होगी। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि इस चेंज को देखने के लिए क्या मैं मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल कर सकता हूँ? बताइए। नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकता? मतलब लॉजिक समझ में आ रही है कि मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज तो 4 के बाद एक ही रहता है वो कलर। तो अगर 5 से शुरू होकर 13 तक जा रहा है तो मिथाइल ऑरेंज तो येलो ही रहेगा। क्या कह रहे हैं? है ना? लेकिन क्या अगर मैं फिनोल्फथलीन डालूं तो काम बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि वो 9 तक एक पे रहेगा, फिर 9 के बाद दूसरे पे जाएगा। यस और नो? अच्छा, अब एक और देखो। अगर मैं, एक मिनट रुकिए बेटा, वीक एसिड और वीक बेस का रिएक्शन कराता हूं और मैं कहता हूं पीएच चेंज जो है रफली समझ लो 5 टू जाकर 8 तक हो रहा है, 5 टू 8 तक का चेंज आ रहा है। अब मुझे बताओ इसमें मैं फिनोल्फथलीन डाल सकता हूं? है जी। क्यों? वो तो 9 तक चेंज ही नहीं कर रहा। क्या मिथाइल ऑरेंज डालूंगा? वो 4 के बाद एक जैसा है। क्या लिटमस डाल दूं? क्या थाइमोफिलिन डाल दूं? बिल्कुल डाल। यस और नो? तो बेटा इस तरह से सिचुएशन टू सिचुएशन कहानी चेंज हो सकती है, इंडिकेटर चॉइस चेंज हो सकती है। ये आप क्यों बता पा रहे हो? क्योंकि आपको वैल्यू पता है। अगर आपको वैल्यू ना पता हो, रट्टा ये लगाया हो कि एसिड में ये कलर, बेस में ये कलर, तो बस फिर तो नहीं कर सकते। फिर आप बोलेंगे कि सर ये फिनोल्फथलीन क्यों नहीं इस्तेमाल होना है यहाँ पर? अभी आपको रीजन समझ में आ गया ना इसका, या नहीं आ गया? मेरे भाई समझ में आ गया या नहीं आ गया? ठीक है जी। तो बेसिकली, हाँ जी बिल्कुल लिख ले। बेसिकली ये जो मैंने 4 इंडिकेटर्स बताए विद वैल्यू, ये दो कलर्स देते हैं, एक सर्टेन वैल्यू से आगे और पीछे। और इन वैल्यूज को अगर आप ध्यान में रखें, 2 वैल्यू 7 है, एक 4 और 9 है, कोई मुश्किल नहीं, 4 और 9। ठीक है जी। और इनके कलर्स हैं। अब बात समझ में आ गई। और फिर इनका यूजेज क्या है कि डिपेंडिंग ऑन दीज क्रिटिकल वैल्यूज हम फैसला कर सकते हैं कि व्हेन मिथाइल ऑरेंज, when which indicator is used. Is that clear? ठीक है, इसे नोट डाउन करो बच्चों। वो कर, जब एसिड में आप बेस डाली जा रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। हमेशा जो चीज बाद में डालोगे वो एक्सेस में चली जाती है। न्यूट्रलाइजेशन हुई जब भी तो 7 क्रॉस किया उसने। असल में ऐसा होता ही नहीं है। जब आप टाइट्रेशन करते हैं, पता आपने की नहीं है ना कभी, टाइट्रेशन जब आप करते हैं तो आप एक चीज क्वांटिटी में लेकर दूसरा उसमें डालते चले जाते हैं जब तक कि रिएक्शन एक्सेस में ना चला जाए। तो वो हमेशा जाके दूसरी साइड पे एंड होती है। 12-13 पे बोला। हाँ जी, ये है क्या टेबल बात, क्या बात, बहुत सारे क्या नो क्या चलिए वाह, एच टी एच पीएच पीएच वाह, क्या बात। पीएच मरियम कॉन्सेप्ट समझ तो नहीं आया होगा बिल्कुल। हाँ भाई, अली 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 नाम मुझे बड़ा पसंद है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा नाम है। अगर मेरे घर में एक और औलाद हुई तो नाम अली जरूर होगा।
इंशाल्लाह। उसके डॉक्टर हाँ सिर्फ नाम ही थोड़ी प्यार नहीं, जिस शख्सियत की निस्बत से कह रहा हूँ, हाँ, किसी और एंगल में आपको लग रहा है तो ले लिया सिर्फ नाम नहीं बोल गोली नहीं मारी, कह के लिया आपके नहीं बोल सकती हैं आप मुझसे। मैंने वहां आके नहीं बोलना, आपने मुझसे नहीं बोलना, हम लोग ये क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाती जी टाइम ऑफ तेलीन पता नहीं क्या है, जो भी है लेकिन मेरे बच्चों, एल है ना। अब पांचवा इंडिकेटर मार्केट में उतारते हैं। पांचवा इंडिकेटर उसको थोड़ा सा अलग से वैल्यू दे रहे हैं हम लोग। भाई जल्दी से लिख लो ना, आपका टाइम तो लगना चाहिए। तो नीचे वाला ये तो समझाने के लिए बताया, इसमें क्या छापो? एग्जांपल मैं तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, क्या लिखोगे? खाली वैल्यू का चेंज लिखोगे क्या? अच्छा, अब समझना बेटा, अगला इंडिकेटर जो हम पढ़ रहे हैं अलग से, वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर की खास बात क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज एन इंडिकेटर जो कि रेंज ऑफ कलर्स देता है, सिर्फ दो कलर नहीं, रेंज ऑफ कलर देता है। और इसीलिए बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द ओनली इंडिकेटर व्हिच कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन द पीएच। देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर पीएच निकालनी हो किसी चीज की तो आप पीएच मीटर यूज करते हैं, इंडिकेटर यूज नहीं करते। इंडिकेटर तो सिर्फ कलर चेंज देता है, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द ओनली इंडिकेटर जो कि किसी चीज की पीएच प्रिडिक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। क्या कहा मैंने? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द ओनली इंडिकेटर जो कि किसी चीज की पीएच डिटरमाइन करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कलर चेंज है वो पूरी वैरायटी ऑफ जो है ना कलर चेंज शो करता है। आइए दिखाते हैं कैसे। बेटा हमारा जो पीएच स्केल है वो कहां से कहां तक रेंज करता है भाई साहब? 0 से, हाँ भाई शुरू हो जाओ जी। सबसे पहले कलर चेंज क्या होता है मोहम्मद? रेड होता है ना यहाँ पर। देखो इसमें आपको समझना ये है कि जो 1 से 14 तक का स्केल है ना, ये दो दो यूनिट्स में इसका कलर एक रहता है और फिर चेंज होता रहता है। 1 to 2 एक कलर है, फिर 3 to 4, फिर 5 to 6, फिर 7 to 8, फिर 9 to 10 और फिर 11 to 12 और फिर 12 to 14। इस तरह से इसकी रेंज ऑफ कलर। ठीक है जी, अब बताइए कलर्स क्या है? रेड। रेड? क्या कह रहे हो? अरे शुरू से पूछ रहा हूं जी। अली भाई अब बताइए क्या क्या अच्छा है, दिखाइए जी, बताओ। 7 to 8, 9 to 10, 11 to 12 और पहले से आ रहा है। रेनबो कलर्स होते हैं। कौन से कलर्स होते हैं? रेनबो कलर हैं। असल में ऐसे याद रखेंगे तो कभी नहीं कर सकते। आपको ये पता होगा, पता होना चाहिए कि कलर्स कैसे हैं। रेनबो, ये रेनबो कलर्स कौन से होते हैं? विबग्योर। ये कहां से शुरू होते हैं? उल्टी तरफ से। क्यों? इधर से नहीं लिख सकते? इधर से भी लिख सकते हैं भाई। यहाँ क्या होगा? यहाँ लिख रहा हूं रेड, उसके बाद 1 to 2 में क्या हो जाएगा? रेड, उसके बाद उल्टा चले येलो। कौन कह रहा है? ऑरेंज, फिर येलो, फिर है पर्पल। ग्रीन नहीं आएगा? न्यूट्रल में पर्पल नहीं आता? हाँ न्यूट्रल में पर्पल नहीं बेटा। उसके बाद फिर अरे पेपर में और लास्ट। तो जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो पूरा रेनबो शेड में चलता है। कौन सी रेंज में चल जाएगा? दो दो यूनिट का डिफरेंस है, तो आप आसानी से याद कर सकते हो। न्यूट्रल कंडीशन में कैसा होगा? ग्रीन। यूनिवर्सल इंडिकेटर जब आप न्यूट्रल, अगर मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर यहां ला के रखूं तो यहाँ उम्मीद है कि ना एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पर कौन सा कलर शो करेगा? ग्रीन। कौन सा कलर शो करेगा भाई? ग्रीन कलर शो करेगा। और
क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन द पीएच। क्यों कहा मैंने कि मान लीजिए कि यूनिवर्सल इंडिकेटर को मैंने किसी चीज में डाला और कलर क्या आ गया, ऑरेंज आ गया, तो क्योंकि मुझे पता है कि ऑरेंज कलर किस रेंज में आ रहा है 3 to 4, तो मैं कह सकता हूं उस चीज की पीएच क्या होगी 3 to 4 होगी। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज नॉट ओनली द इंडिकेटर, इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन द पीएच। एस्टिमेशन हो रही है ना पीएच की भाई, चूंकि एक लंबी रेंज ऑफ कलर्स देता है, तो वैसे तो हर इंडिकेटर में दो ही कलर होते हैं, तो वो पीएच फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन ये चूंकि स्पेसिफिक रेंज में स्पेसिफिक कलर दे रहा है, तो अगर मैं इस कमरे में लाकर इंडिकेटर रखता हूँ, ठीक है, और वो ग्रीन कलर का है, तो इसका मतलब मुझे अगर ये टेबल याद है तो मुझे समझ में आ गया कि इस कमरे की पीएच कितनी है 7 to 8 में, तो पीएच वैल्यू का अंदाजा हुआ ना मुझे। ये अंदाजा हमें उधर तो नहीं हो रहा था बाकी इंडिकेटर्स में तो ये वो तो सिर्फ ये कहां पर नहीं, मैं यही तो समझा रहा हूँ कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो इट इज स्पेशल इंडिकेटर जो कि पीएच डिटरमाइन करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, एस्टिमेशन जी, एस्टिमेशन के लिए जी। सर ये तो फिर हम किसी भी सवाल में इस्तेमाल कर सकते हैं सर जी, ये तो हम फिर किसी भी सवाल में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहां पर हम क्यों, देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ स्पेशल इंडिकेटर, तो जहां हमें पीएच वैल्यूज एस्टिमेट करनी होती है वहीं इस्तेमाल करते हैं, वरना जो कॉमन सस्ते आसान इंडिकेटर है बस उनका इस्तेमाल करते हैं। यानी थ्योरेटिकली आप कहें तो कहीं भी हो सकता है जी, हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सल इंडिकेटर को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ओवर द कोर्स ऑफ रिएक्शन वो चेंज देता है, ठीक है। लेकिन हमें कोई उसमें कोई इंस्टाग्राम वीडियो थोड़ी बनानी है कि किस तरह के कलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। हमें तो पीएच वैल्यू एस्टिमेशन करनी है। अगर हमें कोई इंस्टाग्राम की रील बनानी हो, स्टोरी बनानी हो, टिकटॉक बनाना हो, ये लाइन से कलर कैसे चेंज हो रहे हैं, तो फिर इस्तेमाल करना चाहिए जी। यूनिवर्सल इंडिकेटर केमिकली क्या है, देखो ये तमाम जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये केमिकली ग्रुप 3 के कंपाउंड्स के सॉल्ट्स होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन होता है, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म solution ये कलरलेस कहाँ होगा, ये तो न्यूट्रल पीएच पे ग्रीन होता है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज होता है, फिनोल्फथलीन कलरलेस होता है, सबके अलग अलग। सर मैंने अपने केमिस्ट्री में सुना था कि सारे इंडिकेटर्स पीएच 7 पर कलर, सारे इंडिकेटर पीएच 7 पे कलर नहीं, मिथाइल ऑरेंज नहीं होता, अपनी मिड वैल्यू मिड वैल्यू पे, पीएच वैल्यू 7 क्रिटिकल वैल्यू पे, हाँ कलर। लेकिन ये भी सारे पे बात सही नहीं है। तो एक इंडिकेटर होता है ब्रोमोथाइमोल ब्लू, वो नहीं होता है, ठीक है जी। तो मेरे बच्चे इंडिकेटर का टॉपिक खत्म हो गया, क्या कहते हो? तो इंडिकेटर क्या था, जो इंडिकेट करता है कलर चेंज को, सॉरी पीएच चेंज को बाय गिविंग अ कलर चेंज। नंबर 1 इंडिकेटर, आपको 5 याद रखने हैं, 4 वहां एक साइड लिखे, जो हमारे पास जो है ना वो एक स्पेसिफिक कलर चेंज दे रहे हैं, और कब कैसे इस्तेमाल होगा वो भी बता दिया आपको। और उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर इज स्पेशल इंडिकेटर, उसके बारे में बात हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। इज दैट क्लियर? कुछ याद हुआ, डाइजेस्ट हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा अब हेडिंग बनाओ, टॉपिक ऑफ ऑक्साइड्स। सर ये तीसरा वाला आपने क्या बोला, ऑक्साइड बता रहा हूं बेटा ये ऑक्साइड्स का टॉपिक जो है ना, अगर तो आप बाय बुक थ्योरी से याद कर रहे हैं, थ्योरी टॉपिक बेटा मुझसे बोल दो, मैं तो जल के मर जाऊंगा कि भाई फीस मैं ले रहा हूँ, सवाल तुम सारे से पूछ रही हो। ये पता है, ये बता देगी मुझे जो भी बात तुम बोलते हो। पहली प्यारा लग रहा चलिए आगे बढ़ रहा हो। तुम ही को शेयर सुनाया था ना मैंने पिछले बार, अरे भाई कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। ऑक्साइड्स के टॉपिक पर जा रहे हैं बच्चों। ये जो टॉपिक है ऑक्साइड का, भाई बाद में सुना देना है। ऑक्साइड्स का टॉपिक है मेरे बच्चों, ये टॉपिक एमसीक्यू में और रिएक्शंस लिखने में पूछा जाता है। हम इस टॉपिक को वैसे नहीं करेंगे जैसे बुक में मौजूद है, थ्योरेटिकली हेडिंग वाइज डेफिनेशन वाइज नहीं, इस तरह तो आप कभी भी इसको समझ नहीं सकेंगे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। मेरे बच्चे ऑक्साइड किसे कहते हैं? जब किसी कंपाउंड से और किसी चीज में ऑक्सीजन आ जाए उसे ऑक्साइड कहते हैं।
ऑक्साइड क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब किसी भी सब्सटेंस कंपाउंड में ऑक्सीजन हो, क्या हो, ऑक्सीजन, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्साइड। मिसाल के तौर पे H2O, समझो, H2O किसकी ऑक्साइड है, हाइड्रोजन की। H2O2 भी किसकी ऑक्साइड है, हाइड्रोजन की। N2O नाइट्रोजन की। समझ में आ रही है बात। जब ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला कौन, ZNO, Na2O, ये सब क्या है, NaOH भी ऑक्साइड। जिस भी कंपाउंड में ऑक्सीजन आ जाए मेरी बहन, उसे क्या कहते हैं, ऑक्साइड। तो एनी कंपाउंड दैट कंटेन्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड। जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद होगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्साइड कहेंगे। अब्दुल राफे कहाँ है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है जी। ऑक्साइड करने में कुछ ऐसा तो नहीं है अपने आप को बिरयानी आएगी ऑक्साइड मैं बच्चे 7:30 तक जिंदा था। तो बेटा डेफिनेशन लिखे, तो जैसे कवरेज मिलेगी कंपाउंड्स डेफिनेशन containing oxygen ऐसे ही मिलेगा। in them are called oxides। अली भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, are called oxide। आपको लगे कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड। अरे वो कहां गई तुम्हारी दूसरी जोन, कहां शिफ्ट हो गई हो, हाँ कुछ कर रही थी ना वो कहीं पर, बताइए तो शिफ्ट कर रही हो मैं अकेडमी मैम तो लगी उसे। कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड। अपना नाम है उसका, लेकिन अमन नहीं पाएगी पहुंचा देना मेरा पैगाम। कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड। बेटा अब ऑक्साइड्स को हम क्लासिफाई करते हैं, और ये क्लासिफिकेशन ही सारी गेम चेंज करती है। ऑक्साइड्स को बेटा हम क्लासिफाई कर रहे हैं इनटू टू टाइप्स। तो सर उधर बेटा ऑक्साइड्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं टू टाइप्स में, मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ऑक्साइड्स आर क्लासिफाइड एज मेटालिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटालिक। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बेटे अगर ऑक्सीजन के साथ मेटल एटम है तो वो मेटालिक ऑक्साइड है, और अगर ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल एटम है, मसलन अगर ऑक्सीजन जैसे यहां देख लीजिए FeO है, Na2O है या CaO है, ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्या लिखे हैं, मेटल एटम लिखे हुए, मेटालिक ऑक्साइड। और उसी जगह अगर हम कहते हैं H2O है, CO2 है, CO है, NO2 है, ये सब क्या है, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन लिखी हुई है, तो वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड। बहुत मुश्किल है भाई। बड़ा भाई नहीं टॉपिक, अगला सवाल तुमसे पूछूंगा। हाँ क्या बात। अब मेटालिक ऑक्साइड, बेटा ये फ्लो चार्ट गेम है। अच्छा ये फ्लो चार्ट मैंने नहीं बनाया है, अल्लाह का शुक्र है कि इसको केमिस्ट्री बाय मैटर्स है ना, ये बहुत बेहतर किताब है, उसमें ये फ्लो चार्ट मौजूद है, जिसके बाद ये कॉन्सेप्ट ऐसे हो जाता है। तो मेटालिक ऑक्साइड आर नाउ क्लासिफाइड इनटू फर्दर टू टाइप्स। और कौन सी दो टाइप्स होती है, वही वही बोले, मेटालिक ऑक्साइड आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन सी, अब रेगुलर है ना, कुछ आती है ना, फीस भी देती है, क्या है बताओ ना। अरे मैंने बताया ही नहीं, उसमें पढ़ा होगा ना एसिड बेस। जी आप बताएं मरियम। हाँ हाँ बोले 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 Basic. बेसिक। मेटालिक ऑक्साइड्स आर क्लासिफाइड एज बेसिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स, मरियम कुछ याद आना शुरू हुआ अब। मेटालिक ऑक्साइड्स आर क्लासिफाइड एज, अब ये लास्ट चांस है, अब नहीं कहना ये भूल नहीं, अब ये एक दफा में, अब आखिरी सांस तक याद रहे, जब तक एग्जाम की आखिरी सांस ना निकल जाए। तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर क्लासिफाइड एज, अरे बोलो भाई, बोलने से याद होगा, बेसिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर क्लासिफाइड एज न्यूट्रल ऑक्साइड्स and acidic oxides। न्यूट्रल ऑक्साइड्स एंड एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है जी। अब ये क्या होती हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे।
ऑक्साइड खत्म होते ही ये एसिड बेस का टॉपिक खत्म हो जाएगा, सॉल्ट शुरू होगा, सॉल्ट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मैं देखता हूँ। अरे सर एक